Hey guys, welcome to our YouTube channel Himaras Medicos, and we are here today with a video from biochemistry that is vitamin C, or you can say ascorbic acid. तो चलिए let's begin. सबसे पहले हम बात करेंगे द जनरल केमिस्ट्री ऑफ विटामिन सी। तो आपको पता है विटामिन सी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी आप सी से ये याद कर सकते हैं कि विटामिन सी से कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, मतलब ये कि विटामिन सी का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक हेक्सोस डेरिवेटिव है, यानी वो दिखने में कार्बोहाइड्रेट जैसा होगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा बट कार्बोहाइड्रेट जैसा होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा होगा, मतलब हेक्सोस डेरिवेटिव, मतलब कि 6 कार्बन का कंपाउंड होगा वो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो नाम से ही पता चलता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि वो क्या किस नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी किसके वजह से है, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिकली है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की वजह से। उसमें इनॉलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड में, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो मेरा काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी की वजह से ये काफी सारे मेटाबॉलिज्म वाले रिएक्शंस में पार्ट लेता है। ठीक है, लास्टली जो डी एस्कॉर्बिक एसिड है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन उसका एल फॉर्म एक्टिव होता है। अब आप पूछेंगे ये डी एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एल एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। पहले तो भाई सिंपल है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एस्कॉर्बिक एसिड देख रहे हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड कुछ इस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, बीच में इनॉल वाला पार्ट है, यहाँ डबल बॉन्ड्स है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये इनॉलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है ना, अब हम कैसे जज करते हैं कि ये एल एस्कॉर्बिक एसिड है या डी एस्कॉर्बिक एसिड है। तो देखिए जो सबसे बॉटम वाला कायरल कार्बन होता है ना, यानी कि सबसे बॉटम वाला कायरल कार्बन क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इस कायरल कार्बन के अगर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे एल एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। तो एल से लेफ्ट, एल से एल, तो लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उसे एल एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर यही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही OH ग्रुप अगर राइट साइड में होता तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन देखिए, तो हमें पता चल गया कि एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन डी एस्कॉर्बिक एसिड इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड का, तो उससे क्या बनेगा, डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ OH की जगह OH से हमने H हटा दिया है। ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड टूट गया। ठीक है ना, तो अब ये जो है ये एल एस्कॉर्बिक एसिड और ये जो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये दो फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी दोनों एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव होता है मतलब रिएक्शंस में पार्ट लेंगे, मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेंगे। ठीक है, और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक खास बात है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि मतलब अगर एल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बन सकता है, तो ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड भी रिड्यूस होके वापस से एल एस्कॉर्बिक एसिड बना सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। फिर अगर हम इस डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड की हाइड्रेशन करें या इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड मिलेगा। अब ये जो डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड है, इसमें देखिए इसमें ज्यादा क्या फर्क हुआ, ये O वाला ग्रुप हट गया, यहाँ OH लग गया, वो OH के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, ये रिंग वाला जो पार्ट था वो हट गया, साइक्लिक वाला पार्ट। ठीक है ना, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, देखिए ये जो डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड होती है ना, ये इनएक्टिव होती है। मतलब अगर हम ज्यादा ऑक्सीडेशन कर दे एल एस्कॉर्बिक एसिड का, तो वो क्या बना देगा, वो डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड बना देगा जो कि इनएक्टिव है, यानी कि मेरा विटामिन सी इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड का फर्दर मेटाबॉलिज्म करे तो हमें टूट के ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं टिश्यूज की। ठीक है, तो टिश्यूज में एस्कॉर्बिक एसिड इज टू डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का रेशियो होता है 15:1। तो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफी रैपिड यानी कि काफी फास्ट होगी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए बेसिकली आपको वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर हम कॉपर के बर्तनों में अगर हम फूड को कुक करें तो उससे क्या होगा, तो उससे एक चीज ये होगी कि देखिए विटामिन सी जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी अगर आप उसको कॉपर के बर्तन में पकाओगे तो, उस फूड को, है ना। तो अगर विटामिन सी की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे क्या होगा, वो एल एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा डाइकीटो एल गुलोनिक एसिड से, मतलब कि मेरा विटामिन सी इनएक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये होता है अगर कॉपर के बर्तनों में आप विटामिन सी रिच फूड को या फिर कोई भी फूड को जिसमें विटामिन सी है उसको पकाओगे तो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अपना विटामिन सी खुद बना सकते हैं, मतलब कि उन्हें बाहर फूड से विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं है, अनलाइक ह्यूमंस। ठीक है ना, हम ह्यूमन से हमें विटामिन सी को खाने से लेना पड़ता है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह जो सोर्स है उसके। ठीक है, लेकिन इन एनिमल्स में क्या होता है, इन एनिमल्स में एक पाथवे होता है, यूरोनिक एसिड पाथवे। उस पाथवे की मदद से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है विटामिन सी में। ठीक है, अब ये यूरोनिक एसिड पाथवे क्या है, तो देखिए ये यूरोनिक एसिड पाथवे के बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस आपको इतना याद रखना कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें यूरोनिक एसिड पाथवे होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है विटामिन सी में उनमें। लेकिन ये पाथवे ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में एक एंजाइम की डेफिशिएंसी, यानी ह्यूमन बींग्स एक एंजाइम लैक करते हैं, जिस एंजाइम का नाम है एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बींग्स विटामिन सी बना नहीं सकते खुद। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो तो हम बात करते हैं अब रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस की ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी को कितने मात्रा में डेली कंज्यूम करनी चाहिए, तो हमें डेली विटामिन सी 60 टू 75 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसके लिए ये अमाउंट 20 से 30% बढ़ भी सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज के। तो सबको पता है कि विटामिन सी किस में मिलता है, हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज एंड मौसमी, ये सब में। इसके अलावा हमें विटामिन सी और कहाँ का मिलता है, हमें विटामिन सी आंवला में मिलता है, जिसका इंग्लिश नेम गूसबेरी है, गुआवा में मिलता है, स्पेनिश में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विटामिन सी का काम क्या है बॉडी में, फंक्शंस क्या है बॉडी में। ठीक है, तो देखिए जो हमने वहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन देखा था, ये एल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया था डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में, और ये वापस से रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन है, वापस से रिड्यूस होकर वापस से एल एस्कॉर्बिक एसिड बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है विटामिन सी की, यही प्रॉपर्टी की वजह से उसके ज्यादातर काम है शरीर में। ठीक है ना, तो उसके क्या क्या काम है इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो सबसे पहला काम है कोलेजन फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे शरीर में जो कोलेजन होता है, कोलेजन आपको पता है कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। ठीक है ना, तो वो जो कोलेजन होता है उसकी क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है विटामिन सी की। कैसे जरूरत पड़ती है, तो देखिए कोलेजन में दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोलिन और लाइसिन। ठीक है ना, तो इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर एस्कॉर्बिक एसिड कोएंजाइम की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है, और क्या करा देता है, इनकी इनकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है। यानी कि अगर प्रोलिन है तो उसको हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट कर देगा, और अगर लाइसिन है तो उसको हाइड्रोक्सिल लाइसिन में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे कन्वर्ट किया, तो देखिए यहाँ पे प्रोलिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रोलिन में देखिए यहाँ पे H है, तो इस H की जगह OH आ गया, तो प्रोलिन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी प्रोलिन बन गया। तो ये काम किसने करवाया, ये एस्कॉर्बिक एसिड ने करवाया, बीइंग अ कोएंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम क्या है, तो अगर प्रोलिन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन बनाना है आपको, तो एंजाइम आपको लगेगी प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और साथ में ये और क्या क्या काम हो जाता है यहाँ पे, साथ में देखिए यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट भी सक्सिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अब ये प्रोलिन को हाइड्रोक्सी प्रोलिन में और लाइसिन को हाइड्रोक्सी लाइसिन में कन्वर्ट करने का मेरा जरूरत क्या था, जरूरत यही था कि इससे कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से जो हमारा कोलेजन का स्ट्रेंथ है, कोलेजन फाइबर का स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोलेजन फॉर्मेशन में विटामिन सी की काफी ज्यादा आवश्यकता है। उसके अलावा बोन फॉर्मेशन में विटामिन सी की जरूरत है। तो देखिए बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन में भी कोलेजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से जाहिर है कि कोलेजन अगर बनने के लिए विटामिन सी की जरूरत है, तो बोन बनने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आयरन एंड हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। देखिए हमारे शरीर में जो आयरन होता है वो अब्सॉर्ब होता है Fe2+ फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी जो हमारे शरीर में जो फेरिक आयंस है यानी Fe3+ आयंस है, वो उसको फेरस आयंस में यानी कि Fe2+ आयंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है शरीर में। तो विटामिन सी एक तरह से क्या किया, विटामिन सी एक तरह से शरीर में आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ विटामिन सी मीथोमोग्लोबिन को वापस से हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने में, रिकन्वर्ट होने में भी मदद करता है, यानी कि हेमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़ाता है शरीर में। ठीक है ना, क्योंकि मीथोमोग्लोबिन को वो हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट दो मेटाबॉलिज्म आपको याद रखने हैं, एक तो विटामिन सी काम आता है ट्रिप्टोफन मेटाबॉलिज्म में, और दूसरा टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में। ये सारे मेटाबॉलिज्म हम अमीनो एसिड्स में देखेंगे। ठीक है ना, तो ट्रिप्टोफन मेटाबॉलिज्म का बात कर लेते हैं। तो ट्रिप्टोफन मेटाबॉलिज्म आपको इतना याद रखना है कि देखिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन।
ठीक है। अब ये जो सेरोटोनिन होता है इसका केमिकल नेम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है ना। अभी जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है ये कहाँ से आया, ये ट्रिप्टोफन से बन के आया। तो ट्रिप्टोफन में आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रिप्टोफन में एक हाइड्रो 5th पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगाना है। तो उस हाइड्रोक्सी ग्रुप को कौन लगाएगा, सही समझे आप, उस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमारा एस्कॉर्बिक एसिड ही आके लगाएगा। तो इसलिए विटामिन सी का यहाँ पे क्या रोल है, वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है ट्रिप्टोफन का, उसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन में, ताकि सेरोटोनिन बन सके बाद में जाके, ठीक है ना। इसके अलावा टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में भी उसका काम है। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पाइरुवेट होता है, उसका ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, उसका ऑक्सीडेशन भी हमारा विटामिन सी करवाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है होमोजेंटिसिक एसिड में, ठीक है। तो ये दोनों मेटाबॉलिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन सी का थोड़ा सा रोल रहता है। कैसा रोल रहता है, तो देखिए फॉलिक एसिड भी एक तरह का विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स में आता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो फॉलिक एसिड जो होता है ना, उसका एक्टिव फॉर्म का अगर बात करें, जैसे हम बता रहे थे ना, विटामिन सी का 2 एक्टिव फॉर्म है, एक एल एस्कॉर्बिक एसिड है, डी एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, एल एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड है। तो वैसे ही फॉलिक एसिड का भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ठीक है, यानी कि उसको ऐसे लिखते हैं FH4, यानी कि टेट्रा यानी 4 हाइड्रोफोलेट, ठीक है। तो अब ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करना होगा टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, तो इसके कन्वर्जन के लिए भी, इसके फॉर्मेशन के लिए भी हमें विटामिन सी की जरूरत है, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो अगर तो मतलब कि फॉलिक एसिड एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो अगर फॉलिक एसिड एक्टिवेट नहीं हुआ तो फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी की मैच्योरेशन में, मतलब आरबीसी मेरा मैच्योर नहीं करेगा फिर, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड एक्टिवेट नहीं हुआ तो अगर आरबीसी मेरा मैच्योर नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली इससे एनीमिया हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर विटामिन सी की यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे हमें इनडायरेक्टली एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये सब था ऑक्सीडेशन वगैरह का प्रॉपर्टी विटामिन सी का। अब मैंने आपको बताया कि नहीं, मैंने आपको बताया होगा कि विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, वो विटामिन ए और विटामिन ई को स्पेयर कर सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो हमारे शरीर में कैंसर और कैटरेक्ट का भी खतरा कम कर देता है, ठीक है। और लास्टली vitamin C is involved in the synthesis of corticosteroid hormones as well as antibodies, ठीक है। अब आप एक चीज जान के रखिएगा कि हमारे जो गोनाड्स होते हैं और जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये काफी रिच होता है एस्कॉर्बिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को बनने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड काफी हेल्प करता है। और साथ में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, उसको भी बनाने में विटामिन सी का काफी अच्छा रोल रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उससे स्कर्वी हो सकता है ना। तो अब ये जो स्कर्वी है इसमें क्या होता है, तो देखिए बचपन में हमने पढ़ा था कि स्कर्वी मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है, हमारे जो गम्स होते हैं वो स्पॉन्जी और सोर हो जाते हैं, है ना। उसके बाद जो हमारे टीथ है वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, इसलिए तो ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं ना। फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स यानी इजीली वो टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जॉइंट सोलन हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी वुंड हीलिंग कैपेबिलिटी है वो डिले हो जाती है यानी स्लो हो जाती है, ठीक है। और हेमोरेज भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिस कर दिया, तो मैंने मिस नहीं किया, मैंने आपको बताया कि विटामिन सी का जरूरत है एक्टिवेशन ऑफ फॉलिक एसिड के लिए। अगर फॉलिक एसिड एक्टिवेट नहीं होगा तो उसके वजह से एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी मैच्योरेशन नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लिखा है, इतना बड़ा शब्द। देखिए इसके बारे में हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का शेप छोटा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक मतलब हेमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये कैसे हो रहा है विटामिन सी की डेफिशिएंसी में, तो देखिए सबसे पहला बात विटामिन सी करता क्या है वो हम सोचते हैं। तो देखिए विटामिन सी का एक काम था, वो हमारा आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाता था, है ना। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन की अब्जॉर्प्शन घट जाएगी, तो मतलब आरबीसी बनने में, हेमोग्लोबिन बनने में प्रॉब्लम, इसलिए हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। उसके अलावा फॉलिक एसिड वाला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में मिथोमोग्लोबिन भी जो था जिसको रिकन्वर्ट करता था हेमोग्लोबिन में, कौन करता था कन्वर्ट, विटामिन सी, हमने बता रखा है।
है ना, तो वो भी इसके वजह से भी हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारा अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया तो उससे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेगा डोज के बारे में कि अगर विटामिन सी की अब अगर आप विटामिन सी को ज्यादा मात्रा में खा लो, यानी कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उससे काफी ज्यादा मात्रा में अगर आप खा लो तो उससे क्या होगा। तो देखिए, अगर हम 1 से 4 ग्राम पर डे विटामिन सी की डोज लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें कॉमन कोल्ड, वुंड हीलिंग और ट्रॉमा से थोड़ा बचाव मिलेगा। ठीक है ना, ट्रॉमा से बचाव मिलेगा, कॉमन कोल्ड से बचाव मिलेगा, मतलब हमारी इम्यूनिटी एक तरह से आप बोल सकते हो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये एंटीबॉडीज बनाने में थोड़ा मदद करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत मिनिमल इफेक्ट होगा। ठीक है ना, उसके अलावा जो एस्कॉर्बिक एसिड है, आपको पता एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, लेकिन जो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनाता है, वो टॉक्सिक होता है। तो अगर वो शरीर में ज्यादा हो गया तो उससे हमें टॉक्सिसिटी दिख सकती है। ठीक है, और उसके अलावा एक और लास्ट चीज है कि हमने देखा था कि ऑक्सैलिक एसिड भी एक मेटाबोलाइट है हमारा विटामिन सी का, है ना। तो और ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलेट जो होता है वो कहाँ होता है, वो किडनी स्टोन्स में होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, वो इम्प्लीकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। तो अगर ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है, मतलब ज्यादा मात्रा में ऑक्सैलेट बनेगा, तो ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सैलेट बनेगा तो उससे किडनी स्टोन्स हो सकता है। ठीक है, तो that's all about vitamin C. I hope you like this video. If you like this video, then do hit the like button. Do share this video with your batchmates and friends, and please subscribe to the channel for more such videos. ये हमारा पहला वीडियो था, एंड प्लीज सपोर्ट करना यार, ताकि हम सब्सक्राइब करना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा वीडियोस बनाने में। और अगर आपको कुछ मीम्स वगैरह कंटेंट भी देखना है तो आप हमारा इंस्टा पेज ह्यूमेरस मेडिकोस फॉलो कर सकते हो। Thanks, guys.